नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास एकेडमी की ऐप और प्रयास एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोशिकांगों की संरचना और उनके कार्य। तो आइए चलते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, कोशिकांग जो होते हैं कोशिका के, वो सभी कोशिकांग जीव द्रव्य में उपस्थित होते हैं। जीव द्रव्य में उपस्थित होते हैं। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से बनता है कि जीव द्रव्य में कोशिकांग जो होते हैं वो कैसी गति करते हैं। दोस्तों, कोशिकांग जो होते हैं वो जीव द्रव्य में ब्राउनियन गति करते हैं। ब्राउनियन गति। और इस ब्राउनियन गति की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। जीव द्रव्य कोशिका का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। इसीलिए जीव द्रव्य को हेक्सले ने जीवन का भौतिक आधार कहा था। जीव द्रव्य में जितने भी कोशिकांग उपस्थित होते हैं वो सारे के सारे ब्राउनियन गति करते हैं। और जीव द्रव्य में केंद्रक के साथ अगर केंद्रक को मिला दिया जाए तो केंद्रक के बाहर जो द्रव्य होता है उसे आप साइटोप्लाज्म कहेंगे। और केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसे आप कैरियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य कहेंगे। और साइटोप्लाज्म और कैरियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य, अगर आप दोनों को मिला दोगे तो उसका नाम होगा जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जीव द्रव्य की पीएच होती है उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, जीव द्रव्य की पीएच जो होती है वो अम्लीय होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोशिका के भागों की। और कोशिका के जितने भी कोशिकांग होते हैं दोस्तों, उन सभी कोशिकाओं को उनके चारों तरफ पाई जाने वाली जो आवरण है उस आवरण के आधार पर 3 भागों में बांटा है। कोशिकाओं को अगर हम वर्गीकृत करें, कोशिकाओं का अगर हम वर्गीकरण करें तो हम कोशिकाओं को 3 भागों में बांट सकते हैं। कोशिकाओं के चारों तरफ पाए जाने वाले आवरण के आधार पर सबसे पहला जो पार्ट बनता है वो होता है दोहरी कला। जिन कोशिकाओं के चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन होती है, दोहरी झिल्ली होती है, एक पार्ट ये होता है। और एक पार्ट बनता है एकल कला का, सिंगल मेम्ब्रेन का, जिन कोशिकाओं के चारों तरफ सिंगल मेम्ब्रेन बनती है। और एक पार्ट होता है कला रहित यानी कि मेम्ब्रेन लेस, जिन कोशिकाओं के चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। दोहरी झिल्ली से घिरे कोशिकांग 3 हैं। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और केंद्रक। ये तीनों कोशिकांग जो हैं ये दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। एकल कला से या सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे जो कोशिकांग हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःद्रवी जाली का। दूसरा लाइसोसोम है। तीसरा गोल्जी बॉडीज या गोल्जी उपकरण है। और चौथा है माइक्रो बॉडीज, सूक्ष्म काय। दोस्तों, इसमें 3 आते हैं, स्फीरोसोम्स और ग्लाइऑक्सीसोम्स और पराक्सीसोम्स। ये तीनों जो कोशिकांग हैं इनको सम्मिलित रूप से दोस्तों माइक्रोबॉडीज या सूक्ष्म काय कहा जाता है। और तीसरा जो पार्ट है वो है मेम्ब्रेन लेस कोशिकांग, जिसमें राइबोसोम और तारक काय को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, आप इस पूरे के पूरे पॉइंट पर फोकस करें, यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। और क्वेश्चन कैसे पूछेगा, निम्न में से कौन सा एक दोहरी झिल्ली से घिरा कोशिकांग है, निम्न में से कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो झिल्ली रहित होता है, जिस पर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, राइबोसोम, तारकाय, जिस पर एकल सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एकल कोशिका झिल्ली होती है, लाइसोसोम, गोल्जिकाय, माइक्रोबॉडीज इटीसी। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कोशिकांग, जो कोशिका होती है उसके जो भाग होते हैं, कोशिका के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, कोशिका के भागों को हम शुरू करेंगे कोशिका भित्ति से। दोस्तों, कोशिका भित्ति जो है वो
कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। यानी कि हम यूं कहें कि ये पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं का बहुत बड़ा अंतर है, डिफरेंस है। इस आधार पे जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं को वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों कई बार जो जहन में होता है, दिमाग में होता है कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं का ही भाग है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, पादप कोशिका जीवाणु, शैवाल और पादप कोशिका, और चौथा हम बात करेंगे कवकों की। इन चारों कोशिकाओं में दोस्तों कोशिका भित्ति पाई जाती है। सिर्फ किसका अंतर होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण किस पदार्थ से हुआ उस चीज का अंतर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है पादपों में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज दोस्तों, सेलुलोज जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट का जो पॉलीसेकेराइड जो टाइप है उसका एग्जाम्पल है सेलुलोज। दोस्तों कवक जो होते हैं, कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन से बनी होती है और इस काइटिन को कवक सेलुलोज भी कहा जाता है। दोस्तों जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड। और शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन और सेलुलोज से बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन व सेलुलोज से बनी होती है। दोस्तों कोशिका भित्ति की खोज की बात करें, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि कोशिका भित्ति को किसने खोजा तो आप बताएंगे कि कोशिका भित्ति को रॉबर्ट हुक ने खोजा। कोशिका भित्ति एक मृत लेयर होती है, यानी कि मृत आवरण होता है और ये पौधों का एक रक्षात्मक आवरण होता है। दोस्तों कोशिका भित्ति की अगर हम भागों की बात करें, थोड़ी सी डीप नॉलेज है आपको, मैं ये बताना चाहूंगा कि अब आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से डीप आने लग गए हैं, इसीलिए कोशिका भित्ति की अगर हम भागों की बात करें तो कोशिका भित्ति के 3 भाग होते हैं दोस्तों। पहला भाग है मध्य पटलिका। कोशिका भित्ति के मोस्टली 4 पार्ट होते हैं, मध्य पटलिका, दूसरा प्राथमिक भित्ति और तीसरा द्वितीयक भित्ति और चौथा है तृतीयक भित्ति। दोस्तों ये 4 पार्ट्स जो हैं ये कोशिका भित्ति के होते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो यहां से बनता है, मध्य पटलिका से। मध्य पटलिका में कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट पाए जाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेटों का जमाव होता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि कच्चे फल जो होते हैं वो कठोर होते हैं और पकने के पश्चात वो मुलायम क्यों हो जाते हैं। दोस्तों उसका उत्तर है ये, कोशिका भित्ति के मध्य पटलिका में कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेटों का जमाव होता है, जिनके कारण से कच्चे फल कठोर होते हैं। जब फल पकता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो ये पेक्टेट या उनके यौगिक होते हैं वो धुलने शुरू हो जाते हैं और उनके धुलने के पश्चात फल जो है वो पकने के पश्चात मुलायम या नरम हो जाता है। अगर थोड़ा सा प्रश्न को घुमाए और यूं पूछे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट कोशिका भित्ति के किस भाग में पाए जाते हैं तो आप बताओगे मध्य पटलिका भाग में। दोस्तों इसके अलावा ऐसे कुछ एक पार्ट्स होते हैं, ऐसे कुछ एक यौगिक होते हैं जो कोशिका भित्ति के अंदर पाए जाते हैं। जैसे हम अगर बात करें कि गोंद है, रेजिन है, गोंद है, सिलिका है, क्यूटीन है, ये सारे के सारे भाग जो हैं ये कोशिका भित्ति के होते हैं। आपने गोंद के बारे में खूब सुना है, गोंद का एक प्रश्न बनता है कि सर्वश्रेष्ठ गोंद जो है वो किस पादप का होता है। अकेशिया सेनेगल से प्राप्त होने वाला गोंद सर्वश्रेष्ठ होता है। दोस्तों क्यूटीन का एक प्रश्न बनता है, क्यूटीन का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि मरुस्थलीय पादप जो होते हैं उनमें जल की हानि इतनी कम क्यों होती है, उनमें वाष्पोत्सर्जन इतना कम क्यों होता है। तो दोस्तों मरुस्थलीय पादपों की जो उपत्वचा होती है, उपत्वचा क्यूटिकल, उसमें क्यूटीन नामक यौगिक का एक आवरण होता है जो जलरोधी होता है, वाटरप्रूफ होता है। इसीलिए क्यूटीन के कारण इस क्यूटिकल में क्यूटीन की उपस्थिति के कारण से ही
मरुस्थलीय पादपों में जल की हानि जो है वो काफी कम होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भिंडी के जो फल होते हैं या इसबगोल के जो बीज होते हैं, उनमें जो लसलसा द्रव्य होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है म्यूसिलेज। ये सारे के सारे दोस्तों कोशिका भित्ति के ही भाग होते हैं। और आपसे अगर प्रश्न पूछ ले कि ये गोंद, सिलिका, क्यूटिन, ये सारे किस में पाए जाते हैं, ये कोशिका भित्ति के कौन से भाग में पाए जाते हैं, तो आप बताओगे द्वितीयक भित्ति में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्वितीयक भित्ति में ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं, गोंद, सिलिका, क्यूटिन, ये द्वितीयक भित्ति के अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट जो पार्ट्स है कोशिका भित्ति, कोशिकांग होगा या कोशिका का जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, इसको जीवद्रव्य कला भी कहते हैं और इसको कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, इसको कोशिका कला भी कहते हैं, जीवद्रव्य कला। दोस्तों कोशिका झिल्ली जो है, दोस्तों कोशिका झिल्ली जो होती है वो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है तो ये पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के अंदर होती है, और चूंकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती तो ये जंतु कोशिकाओं में कोशिका का सबसे बाह्य या सबसे आउटर लेयर बनाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो नाम था दोस्तों ये नेगली और क्रेमर ने दिया था। सी नेगली और सी क्रेमर ने ये नाम दिया कोशिका झिल्ली। और आपसे पूछ ले कि कोशिका झिल्ली को जीवद्रव्य कला किसने नाम दिया, तो आप बताओगे प्लो ने ये नाम दिया जीवद्रव्य कला, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। दोस्तों कोशिका झिल्ली को समझाने के लिए बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत दिए गए, अलग अलग धारणाएं दी गई कि कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे होता है। तो सारे को तो बात नहीं करेंगे अपन, लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी बनी, सर्वमान्य जो सिद्धांत था दोस्तों वो था तरल मोज़ेक मॉडल। कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल। पहला प्रश्न तो कि कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया, उसका उत्तर होगा सिंगर एवं निकोलसन। सिंगर एवं निकोलसन ने कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल दिया। स्क्रीन पर आप सिंगर और निकोलसन का तरल मोज़ेक मॉडल देख रहे हैं। इस मॉडल के अनुसार ये बताया गया कि कोशिका झिल्ली जो है वो लिपिड और प्रोटीन से बनती है, लिपिड व प्रोटीन से। सिंगर और निकोलसन ने इसको कहा कि लिपिड के समुद्र में तैरते हिमखंड। इसमें क्या होता है कि लिपिड्स के दो परतें लिपिड की होती हैं और उन दो परतों के बीच में प्रोटीन्स के अणु होते हैं। कुछ एक ऐसे अणु होते हैं जो सिर्फ परतों में, बाह्य परतों में होते हैं या किनारों पर होते हैं, कुछ एक प्रोटीन आर पार होते हैं। यूं कहें कि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। और इस संरचना को सिंगर और निकोलसन ने अपने तरल मोज़ेक मॉडल के माध्यम से समझाया। अब हम कोशिका झिल्ली के कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है और जिनका क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पुटअप होता है। सबसे पहली बात तो ये कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, अंतःद्रवी जालिका जो होती है, उसका निर्माण कोशिका झिल्ली से होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण कोशिका झिल्ली से होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनमें श्वसन क्रिया करने के लिए कोई खास कोशिका नहीं होता, कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं होता। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है उनमें श्वसन क्रिया करने के लिए मीजोसोम्स नामक एक अंग पाया जाता है, मीजोसोम से। दोस्तों इस मीजोसोम्स का निर्माण भी कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सरल कोशिकाएं जो होती हैं, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं या जो सरल कोशिकीय जीव होते हैं, उनमें अलग अलग क्रिया करने के लिए कोई अलग अलग सिस्टम या तंत्र नहीं पाए जाते। तो वो अपने भोजन का जो अंतर्ग्रहण करते हैं वो कोशिका झिल्ली के माध्यम से करते हैं। तो ये भी कोशिका झिल्ली का एक कार्य है और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कोशिका झिल्ली के द्वारा भोज्य पदार्थों को या भारी पदार्थों को अंदर ग्रहण करने की विधि को
एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस क्या है? कोशिका के द्वारा खाद्य पदार्थों को या भारी पदार्थों को अंदर ग्रहण करने की विधि। और दोस्तों एंडोसाइटोसिस दो प्रकार का होता है, एक तो पिनेकोसाइटोसिस, पिनेकोसाइटोसिस, और दूसरा होता है फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। इन दोनों में क्या अंतर है और क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा? कोशिका झिल्ली के द्वारा ठोस पदार्थों का अंतर्ग्रहण क्या कहलाता है? पिनेकोसाइटोसिस, पिनेकोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस ये दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। पिनेकोसाइटोसिस होता है तरल पदार्थों का अंतर्ग्रहण, तरल पदार्थों का अंतर्ग्रहण, तरल पदार्थों को अंदर ग्रहण करना। दोस्तों पिनेकोसाइटोसिस को एक और भी नाम दिया गया है सेल ड्रिंकिंग, सेल ड्रिंकिंग, कोशिका द्रव्य के द्वारा पीना, पिनेकोसाइटोसिस, पीना, पिनेकोसाइटोसिस कहलाता है। और ठोस पदार्थों को अगर कोशिका झिल्ली के थ्रू अंदर लेती है तो उसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस। ठोस पदार्थों का अंदर ग्रहण फेगोसाइटोसिस कहलाता है। तो ये तो है एंडोसाइटोसिस। तो जो टर्म्स है ये काम में ली जाती है पदार्थों को अंदर ग्रहण करने की विधि के द्वारा। और जो कोशिका अपने अपशिष्ट पदार्थों को जब बाहर निकालती है, कोशिका से रिलीज करती है, तो उस प्रोसेस को या उसके लिए जो टर्म्स काम में ली जाती है वो कहलाती है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस। कोशिका जब अपने अपशिष्टों को बाहर निकालती है तो उसको एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद कोशिका झिल्ली के जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनमें अगर हम और आगे अगर बात करें तो कोशिकाओं के अंदर कोशिका झिल्ली के फैक्ट्स ऑलमोस्ट यही खत्म हो जाते हैं। और कोशिका के अंदर जो मेन जो ऐसे पदार्थ होते हैं जो कोशिका के लिए तो अपशिष्ट होते हैं लेकिन मनुष्यों के लिए वो बड़े लाभकारी और बड़े उपयोगी होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थों की जो हमारे लिए काफी यूजफुल है, जिनका काफी औषधीय महत्व होता है। और दोस्तों कई बार यहां से प्रश्न भी पूछा गया है। दोस्तों जैसा कि हमने बात की कि कोशिका के अंदर कुछ एक ऐसे अपशिष्ट होते हैं जिनको कोशिका अपने से बाहर निकालती है और वो अपशिष्ट मनुष्यों के लिए, मानवों के लिए काफी उपयोगी होते हैं, उनका औषधीय महत्व होता है। उन अपशिष्टों में हम बात करते हैं, पहला अपशिष्ट होता है एल्केलॉइड्स। कुछ एक एल्केलॉइड्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट एल्केलॉइड्स हैं, औषधीय महत्व भी है और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहां से पुटअप होता है। दोस्तों पहला जो एल्केलॉइड्स है वो है क्विनीन। क्विनीन जो है ये सिंकोना वृक्ष की छाल से निकाला जाता है, सिंकोना की छाल से, और इसका उपयोग होता है मलेरिया के उपचार में। दोस्तों आजकल जो दवाई चर्चित है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जिसकी मांग ट्रंप ने की है, पूरी दुनिया ने जो मांग की है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की, वो मलेरिया के उपचार के लिए ही काम में ली जाने वाली दवा है और वो इसी क्विनीन एल्केलॉइड्स के द्वारा ही बनाई जाती है। दूसरा जो है एट्रोपिन। दोस्तों ये एट्रोपिन जो है ये एट्रोपा बेलेडोना, एट्रोपा बेलेडोना की जड़ से बनने वाला या निकलने वाला, एट्रोपा बेलेडोना की जड़ से प्राप्त होने वाला एक एल्केलॉइड्स है और इसका इस्तेमाल आंखों की पुतलियों को फैलाने, आंखों की पुतलियों को फैलाने और तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आंखों की पुतलियों को फैलाने और तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने में इस एट्रोपिन एल्केलॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। मॉर्फिन जो है ये पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम, दोस्तों ये बॉटनिकल नेम है अफीम का। और अफीम के जो कच्चे फल होते हैं जिनको हम पोस्त कहते हैं, पोषक कहते हैं, उस अफीम के कच्चे फलों से ये मॉर्फिन नाम का जो एल्केलॉइड्स है ये निकाला जाता है। निकोटीन जो है ये तंबाकू की पत्तियों से निकाला जाता है और इन दोनों का इस्तेमाल एक ही है, दर्द निवारक और निद्रा कारक, नींद की दवाइयां बनाने में और दर्द दूर करने की दवाइयां जो होती हैं उनमें मॉर्फिन और निकोटीन जो एल्केलॉइड्स है उसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है रेसरपिन।
रेसरपिन जो है ये सर्पेंटाइना रुआल्फिया सर्पेंटाइना, जो बोटनिकल नेम है सर्पगंधा का, इससे निकलने वाला एक एल्केलॉइड्स है रुआल्फिया सर्पेंटाइना, यानी कि सर्पगंधा से निकलने वाला एल्केलॉइड्स है रेसरपिन। और ये रेसरपिन जो है ये हाई बीपी को कम करता है। हाई बीपी जो होता है, उच्च रक्तचाप, उसको कम करता है, बीपी को कम करने में, यानी कि उच्च रक्तचाप की दवाइयां बनाने में रेसरपिन एल्केलॉइड्स का इस्तेमाल होता है। थीइन जो है ये चाय की पत्तियों से निकलता है और इसका इस्तेमाल उत्तेजक के रूप में करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट टैक्सोल, टैक्सस दोस्तों एक पादप है, जिम्नोस्पर्म पादप है टैक्सस, जिम्नोस्पर्म पादप है टैक्सस। उस टैक्सस से टैक्सोल नामक एल्केलॉइड प्राप्त किया जाता है, जिससे कैंसर रोधी दवाइयां बनाई जाती हैं, कैंसर रोधी दवाइयां बनाई जाती हैं। एक फैक्ट आपको मैं और बताना चाहूंगा इस रुआल्फिया सर्पेंटाइना या सर्पगंधा के बारे में। दोस्तों सर्पगंधा जो है, इसको सर्पगंधा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो ताजा जड़ें होती हैं उनमें सांपों की गंध आती है, और सर्पगंधा को पागलों की दवा कहा जाता है, पागलों की दवा, क्योंकि इस सर्पगंधा से निकलने वाले जो एल्केलॉइड्स हैं उनसे मानसिक अवसाद या जो पागल जो लोग होते हैं जिनकी मानसिक स्थिति कमजोर होती है, उनको ठीक करने की दवाइयां जो हैं इस सर्पगंधा से या रुआल्फिया सर्पेंटाइना से बनाई जाती है। दोस्तों एल्केलॉइड्स के अलावा जैसे गोंद है, वो भी पादप कोशिकाओं का एक अपशिष्ट है। उसके अलावा जैसे अपन बात करते हैं रेजिन जो है, वो भी एक रेजिन भी पादप कोशिकाओं का अपशिष्ट है। और आपसे अगर पूछे कि निम्न में से हींग जो है वो किसका एग्जाम्पल है, हींग किसका रूपांतरण है? दोस्तों हींग जो है ये फेरुला फोएटिडा, यानी कि ये बॉटनिकल नेम है हींग का। फेरुला फोएटिडा जो पादप होता है उसकी जड़ों से निकलने वाला रेजिन युक्त पदार्थ जो है वो हींग है। मतलब हींग, आपसे प्रश्न पूछे कि हींग जो है वो निम्न में से कौन सा अपशिष्ट पदार्थ है, तो आप बताएंगे कि ये रेजिन से बनने वाला एक पदार्थ है जिसको हम हींग कहते हैं। इसके अलावा टेनिन की बात करें, टेनिन भी पादपों का एक अपशिष्ट है। टेनिन दोस्तों कच्चे फलों में टेनिन की अधिकता होती है और पादपों में कड़वापन भी टेनिन के कारण पाया जाता है। इसके अलावा एक और अपशिष्ट है पादपों का, वो है लेटेक्स। लेटेक्स, जिस पादपों में लेटेक्स निकलता है उनको पेट्रोपादप कहते हैं, और रबर जो है वो लेटेक्स का एग्जाम्पल है। पेपेवर सोमनीफेरम से जो निकलता है लेटेक्स, तो ये भी एक इसी पेट्रोपादप का एग्जाम्पल है। और जो द्रव निकलता है पेपेवर सोमनीफेरम से, द्रव निकलता है, लेटेक्स निकलता है, उसी से मॉर्फिन एल्केलॉइड्स की प्राप्ति की जाती है, यानी कि जो रबर है वो लेटेक्स का एग्जाम्पल है। दोस्तों कोशिका के भागों का जो ये टॉपिक है मैं यही समाप्त करता हूं। आपको अगर टॉपिक अच्छा लगा हो, आपने अगर समझा हो, तो आप प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो की सूचना, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।